यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में मौत का ऐसा दहशत फैला जिसे देखने के बाद वहाँ की पुलिस भी दहशत में जीने लगी, क्योंकि वहाँ का क्रिमिनल किसी वजह से नहीं और ना ही बदले की भावना से खून करता था, बल्कि वो अपने मज़े और एंटरटेन के लिए लोगों को मार देता था। इतना ही नहीं, मारने के बाद वो एविडेंस भी छोड़ता था, जिसके बाद भी पुलिस ने कभी क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाया। यहाँ तक कि वो मीडिया को भी ब्लैकमेल करता था कि यदि उसके कहने के मुताबिक अखबार में नहीं छापा गया तो वो और बड़ी संख्या में खून करेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या पुलिस और प्रशासन इस केस को सुलझा पाएंगे और क्या कातिल पकड़ा जाएगा? तो आइए जानते हैं इस कहानी को पूरी तरह से। ये मामला है अमेरिका के कैलिफोर्निया का, जहां 16 दशक के अंत में और 70 दशक के शुरुआत में एक सीरियल किलर की दहशत में एक व्यक्ति लोगों के अंदर खौफ पैदा कर रहा था, बेवजह लोगों को मारकर फेंक देता था। ये सिलसिला शुरू हुआ कैलिफोर्निया में रहने वाली फराडे और उनकी 16 साल की बेटी लोई जेनसन की मौत से। 20 दिसंबर 1968 को रात में 11 बजे कैलिफोर्निया के लेक हरमन रोड से फराडे और उसकी बेटी लोई जेनसन घर आ रहे थे। तभी किसी ने दोनों माँ बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने देखा तो पुलिस को फ़ोन किया और मामले की जांच में पुलिस आ जुटी और वहाँ पर छानबीन करने के बाद कोई प्रूफ ना मिलने की वजह से पुलिस क्रिमिनल का पता नहीं लगा पाई। जहाँ फराडे और उसकी बेटी की मौत हुई थी, ठीक उसी जगह पर 4 जुलाई 1969 को डेर्नेल फेरिन और माइकल मजाऊ नाम के इन दो लोगों का खून भी उसी हत्यारे ने किया, जिसमें से फेरिन की मौके पर मौत हो गई, लेकिन माइकल मजाऊ घायल रूप से जिंदा था। और जब पुलिस ने माइकल से एविडेंस लिया तो माइकल ने पुलिस को बताया कि क्रिमिनल 25 से 26 साल का गोरा चिट्टा था। इतना सुनने के बाद पुलिस इस केस को सुलझाने में लग गई, लेकिन केस का मोड़ तब पलटा जब पुलिस के पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि वही हत्यारा है और पहले 2 मर्डर यानी फराडे और डेर्नेल की भी हत्या उसी ने की है, ऐसा उस व्यक्ति ने बताया। उस क्रिमिनल ने पुलिस को चैलेंज किया, साथ ही उस समय के बड़े अखबार एडिटर्स को भी लेटर लिखा और हत्या करने की बात को स्वीकार किया। लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि क्रिमिनल ने लेटरों में कुछ खास तरह का निशान बनाकर भेजा था, जिसकी वजह से इन हत्यारों को जोडिएक हत्यारा कहा जाने लगा। हैरानियत तब हुई जब वो लेटर में दिए गए निशान को अखबार में छापने को कहा और साथ ही ये सूचना भी दिया कि यदि अखबार एडिटर्स ऐसा नहीं करेंगे तो वो और ज़्यादा लोगों की हत्या करने लगेंगे। इसके बाद उनकी बात मानकर हत्यारों के कोड के निशान को पेपर में छापने लगे और 8 अगस्त 1969 को हत्यारे के उस कोड को डिकोड करने लगे और इसमें पुलिस वालों को सफलता मिली। डिकोड करने पर जो मैसेज सामने आया उसके अनुसार ये पता चला कि खूनी मज़े के लिए खून करता था। उस हत्यारे ने यह भी लिखा था कि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है और बताया उसने कि इन्हीं सब वजहों से उसे खून करने में खुशी मिलती थी। इस मैसेज को लिखते हुए हत्यारे ने अपनी पहचान नहीं बताई, जिसकी वजह से अभी तक ये केस एक रहस्य बना हुआ है। इसी बीच उस हत्यारे ने 27 सितंबर 1969 को एक बार फिर से कैलिफोर्निया के उसी जगह पर एक 22 साल की सिसिलिया नाम की एक लड़की का खून कर दिया और उसके बाद एक 20 साल के युवक को भी वो मारना चाहता था, लेकिन वो बच गया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई और उसी हत्यारे ने वो मर्डर किया था। इसी तरह से खूनी खून कर करके अखबार एडिटर्स को सूचना देता रहा और अखबार वाले इसे पेपर में पब्लिश करते रहे और ये सिलसिला 1974 तक चलता रहा और हत्यारा ने दावा किया कि उसने 5-10 नहीं बल्कि 37 हत्याएं की हैं। लास्ट में जब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा था तब खूनी ने अपना नाम लिख कर दिया पत्र में, वो भी उसका नाम कोड वर्ड में लिखा था। इसके बाद पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाई उसका नाम सुलझाने के लिए। इसके बाद भी सफलता नहीं मिली। मतलब दोस्तों, ये खूनी इतना शातिर था कि इसने पुलिस को भी चकमा दे दिया। इतनी हत्या और जांच के बाद भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने दिमाग लगाया और 2002 में हत्यारा द्वारा भेजे गए खतों से उसका डीएनए सैंपल निकालने की कोशिश की और उसमें सफल भी रही। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद जोडिएक किलर होने की सुई 3 लोगों की तरफ घूमी, जिसमें से एक का नाम था अर्ल बेस्ट जूनियर। इसका नाम और हुलिया उन हत्यारों से मिलता जुलता था। खास बात यह है कि अर्ल बेस्ट के बेटे गैरी स्टीवर्ट ने यह दावा किया कि उसके पिता ही सीरियल किलर हैं और हत्यारे ने जो अपने नाम का कोड भेजा था वो कोड भी स्टीवर्ट के पिता अर्ल बेस्ट के नाम से मैच खाता था। लेकिन अर्ल का डीएनए टेस्ट हुआ तो उस लेटर पर पाए गए डीएनए से मैच नहीं हुआ। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। फिर पुलिस को जिस पे शक हुआ उसका नाम था ऑर्थर ले एलन। दरअसल जिन अखबार एडिटर्स को हत्यारे ने खत भेजा था उसमें सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल भी था और वहां पर कार्टूनिस्ट रॉबर्ट गो स्मिथ ने अपने स्तर पर इस केस को कवर किया और उन्होंने दावा किया कि ऑर्थर ले एलन ही खूंखार सीरियल किलर है। दावा करने के बाद हुलिया भी मैच खा रहा था, लेकिन उसका भी डीएनए मैच नहीं हुआ और इस दौरान ना ही कोई खत लिया गया था और ना ही कोई खत भेजा गया था। और बाद में पता चला कि एलन भी बच्चों के शोषण के अपराध में जेल में बंद था और बाद में इसकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिर लास्ट में पुलिस अधिकारी हार्वी हाइस ने दावा किया
कि लॉरेंस केन सीरियल किलर हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति उस इलाके में रहता है जहाँ काम को वारदात दिया जाता था। और लॉरेंस क्रिमिनल टाइप का ही इंसान था, क्योंकि वहाँ पर एक औरत का शोषण भी किया था और ये बयान उसी औरत ने दिया जिसके साथ लॉरेंस ने ज़बरदस्ती किया था। लेकिन चौंका देने वाला बात ये था कि इसका भी डीएनए उस खूनी के पत्र के डीएनए से मैच नहीं किया और इस प्रकार आज तक ये केस पूरा उलझा का उलझा रह गया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्राइम स्टोरी से कुछ सीख मिली होगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।